नमस्कार, डीजी स्टडी में हमारा आपका स्वागत है। यहाँ हम कक्षा 9 में गुजरात बोर्ड द्वारा जो गणित सब्जेक्ट में एकम कसौटी ली गई है उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे और पेपर भी देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं विभाग ए में। तो देखिए, विभाग ए में हम लोगों को कुछ सवाल दिए गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिए गए सबसे पहला हमारा कुछ सवाल है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला हमारा सवाल ये है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप खाली जगह नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा मित्रों कि जो परिमेय संख्या होती है उसका दशमलव रूप अनंत और अनावृत हो सकता नहीं है। तो उसी प्रकार से हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि x की 3 घात प्लस 2x की 2 घात माइनस ax माइनस 18 का एक गुणनखंड x प्लस 3 है, तो a की कीमत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए, जो x प्लस 3 है उसको एक गुणनखंड है, तो हम सबसे पहले x प्लस 3 को 0 मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि देखिए, ये जो यहाँ पर 3 प्लस है वो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस, मतलब कि जो 3 है x बराबर हो जाएगा -3। अब ये जो x की -3 कीमत है वो हम इस बहुपद के अंदर डालेंगे तो ये बहुपद का जवाब 0 हो जाना चाहिए। क्यों 0 हो जाना चाहिए? क्योंकि ये x प्लस 3 है, वो इसका एक गुणनखंड है। तो हम x की जो -3 कीमत है वो सभी के अंदर डालेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो -3 की 3 घात हो जाएगा, उसी प्रकार से दूसरे में 2 -3 की 2 घात हो जाएगा, उसी प्रकार से -3a हो जाएगा और उसी प्रकार से -18 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए, ये जो -3 की 3 घात है इसका आता है -27। उसी प्रकार से जो 3 की 2 घात है वो होता है 9 और उसका 2 से गुणाकार करेंगे तो आ जाएगा 18। उसी प्रकार से यहाँ पर -3 आएगा और उसी प्रकार से यहाँ पर 18 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए मित्रों, ये +18 और -18 तो 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो -3 है, यहाँ पर -3 जो है वो एक माइनस के साथ गुणाकार करेगा तो हो जाएगा प्लस। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर हमारा बचता है -27 + 3 है बराबर 0। अब देखिए, 27 यहाँ पर माइनस है, बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो 3a बराबर हमें मिलेगा 27। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर भाग हो रहा है तो वो बराबर के दूसरे तरफ, यहाँ पे देखिए जो a के साथ है 3 गुणाकार कर रहा है, बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो भाग करेगा, तो हमें 27/3 मतलब कि इसका आंसर आ जाएगा 9। तो हम इसका आंसर यहाँ पर आएगा सी। उसी प्रकार से हमारा तीसरा सवाल है कि दो भिन्न बिंदुओं में से खाली जगह रेखाएं गुजरेगी। तो याद रखिएगा कि जब भी दो भिन्न बिंदुएं होते हैं उनमें से एक और मात्र एक ही रेखा गुजरती है, तो इसका आंसर आएगा सी। यदि आपसे कहा जाए कि कोई एक बिंदु हो तो उसमें से कितनी रेखाएं गुजरेंगी, तो याद रखिएगा कि कोई भी एक बिंदु हो तो एक बिंदु में से असंख्य रेखाएं गुजर सकती है। उसी प्रकार से हमारा चौथा सवाल है कि गेल रीप वर्ष में फरवरी महीने में 5 सोमवार हो उसकी संभावना हमें ज्ञात करनी है। तो याद रखिए कि देखिए, जो गेल रीप वर्ष होता है उसमें फरवरी महीने में 28 दिन होते हैं। अब हमें पता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो मतलब कि जो भी वार आएंगे वो भी 7 एक बार ही आएंगे हफ्ते में। तो हम क्या करेंगे कि इसको 7 से भाग कर देते हैं। तो देखिए, 7 से जब हम इसका भाग करेंगे तो 7 चौक आता है 28 और यहाँ पर शेष बचता है 0। अब देखिए मेरे, अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्ते ही आ सकते हैं, तो मतलब कि 4 हफ्ते से कोई भी बार 4 बार से ज़्यादा बार आ सकता नहीं है। और यहाँ पर लिखा गया है कि 5 बार सोमवार है उसकी संभावना ज्ञात करनी, मतलब कि ये चीज़ संभव नहीं है, इसलिए इसका जवाब आएगा डी, मतलब कि आएगा 0। उसी प्रकार से आप यहाँ पर विभाग बी के जो प्रश्न हैं वो देख सकते हैं। देखिए, इसमें जो ये संभावना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका ये सवाल 10वीं में बेसिक में बहुत ही अधिक मार्क्स 10 मार्क्स के हैं, तो इसे आप ध्यान से देख सकते हैं। उसी प्रकार से आप इसको वीडियो को पॉज करके सवाल को देख सकते हैं। और यदि आप हमारे प्रश्न पेपर को डाउनलोड करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पेपर देखा मित्रों, तो उसमें पार्ट ए का सॉल्यूशन हम साथ में ही करते गए। उसके बाद जो विभाग बी है वहाँ से हमें दाखले गिनने हैं, तो उसका सॉल्यूशन अब हम यहाँ से देखेंगे। तो प्रश्न 5 के अंदर हमें 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों क्वेश्चन घात और घातांक के हैं। तो यहाँ बेसिक जो नियम है उन नियमों को ध्यान में रखकर ये दाखले हमें सॉल्व करने हैं। तो हमारी पहले दाखले की रकम है 2 की 2/3 घात गुणे 2 की 1/5 घात। अब आप नियम को देखो तो आधार समान, घात अलग अलग है, बीच में गुणाकार की क्रिया है, तो कुल मिलाकर नियम ये कहता है कि आधार 1 हो जाएगा, मतलब वही रहेगा, पर जो घात है उन घात का क्या हो जाता है, जोड़। तो हम यहाँ पर वही करेंगे, 2/3 और 1/5, इन दोनों का हम जोड़ करेंगे।
तो नीचे जो दो आधार है वो हमें एक बार सिंगल बार ही लिखना है। अब यहाँ ध्यान से देखो आप, तो हमें करना क्या है, तो एक्चुअल में 2/3 प्लस 1/5, जो कि आप छठी कक्षा में ऐसे दाखले सीख गए हो, ठीक है। अपूर्णांकों का जोड़ करना, अपूर्णांकों का घटाव करना, यही काम आपको यहाँ करना है। अब आपको पता है कि 3 और 5 इसका हम लसा लेते हैं, तो यहाँ गुणा हो जाएगा तो 5 दूनी 10, और यहाँ गुणा हो जाएगा तो 3 एकम 3, और नीचे गुणा होगा 15, तो 10/15 प्लस 3/15, दोनों का हर समान हो गया है। तो हम ऊपर जोड़ कर देंगे तो 2 की 13/15 घात, ये हमारा जवाब है। नेक्स्ट दाखला देखते हैं, तो उसमें दूसरी जो रकम है वहाँ पर भी घात और घातांक का ही दाखला है। 7 की 1/2 घात गुणे 8 की 1/2 घात। तो यहाँ जो नियम है उसमें क्या अंतर है, तो दोनों हम एक ही स्लाइड में लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए आधार समान था, घात अलग थी, जबकि यहाँ पर आधार अलग अलग है और घात समान है। क्रिया एक ही है, कौन सी, गुणाकार की क्रिया, बराबर। अब नियम ये कहता है कि आधार समान हो और घात अलग हो, गुणाकार हो तो घात की जोड़ हो जाती है। यहाँ पर आधार अलग अलग है, घात समान है और गुणाकार है, तो आधार का गुणाकार होगा। क्या होगा, आधार का गुणाकार। तो हम 1/2 को ध्यान में लेते हैं तो वो समान है, जबकि 7 और 8 दोनों आधार अलग अलग है, तो हम काउंस में 7 और 8 को लेकर के इनका गुणा कर देते हैं, तो 7 गुणे 8 यानी 56, और घात एक बार हो जाएगी यानी 56 की 1/2 घात। अब एक बात और ध्यान में रख लो फ्रेंड्स, कि जो 1/2 घात है उसको हम वर्गमूल में भी लिख सकते हैं, यानी किसी की भी, मान लो a की 1/2 घात है तो a की 1/2 घात, उसे आप a का वर्गमूल भी लिख सकते हो। उसी प्रकार a की 1/3 घात है तो आप घनमूल में a लिख सकते हो, यानी जितनी हर में रहेगी उतना मूल हो जाएगा, राइट। तो ये बात भी आप एक याद रख लेना। आगे देखते हैं प्रश्न 6, x की 3 घात माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को x माइनस ए से भाग करने पर मिलने वाली शेष ज्ञात कीजिए। तो जो मिलने वाली शेष है वो हमें ढूंढनी है, ठीक है। तो हमें इसका जो भाग चलाना है वो किससे चलाना है, x माइनस ए से, तो उसके बराबर हम 0 मानकर चलते हैं, तो माइनस से सामने चला जाएगा, x बराबर a हो जाएगा। अब हमारी ये जो बहुपदी है उसमें जहाँ जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ हम a डालेंगे, ओके। तो x की 3 घात यानी a की 3 घात, a इंटू x² यानी a इंटू a², 6x यानी 6a, और लास्ट में माइनस है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो a की 3 घात प्लस a की 3 घात माइनस, वो 0 हो जाता है। 6a प्लस है, माइनस a है, कुल मिलाकर बचता है 5a। तो शेष जो हमें ज्ञात करनी है वो शेष कितनी बचती है मित्रों, 5a बचती है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 7वां क्वेश्चन। तो वहाँ पर हमें पदों की परिभाषा पूछी है, जिसमें पहली हमारी परिभाषा है समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, तो 2 या उससे अधिक रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर आई हो, ऐसी 2 रेखाओं की आपको कल्पना करनी है कि जो हमेशा समान दूरी पर रहे। इसका मतलब क्या है कि कोई भी 2 बिंदु के बीच का अंतर आप निकालोगे तो वो समान रहेगा। यहाँ पर देखो तो मैं ये जो आकृति बना रहा हूँ इसमें दूरी कैसी है, तो समान नहीं है, यहाँ पर दूरी कम है, यहाँ पर दूरी ज़्यादा है, तो इसे हम समांतर रेखा नहीं कहेंगे, क्योंकि जैसे ही इसको आप आगे बढ़ाओगे तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी, जबकि समांतर रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेदित करती नहीं है। दूसरा शब्द है लंब रेखाएं। तो जो 2 रेखाएं 90 का कोण बनाती है ऐसी रेखाओं को लंब रेखा कहते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो सकती है। हमें ज़्यादातर आदत क्या पड़ी है, तो एक दूसरे को इसी तल में लंब दिखाना, ये हमारी आदत हो गई है। पर आप ऐसे भी ले सकते हो किसी भी प्रकार की, पर शर्त क्या है, तो यहाँ 90 का कोण बनना चाहिए। 4 में से कोई भी एक कोण 90 का है तो बाकी के तीनों कोण अपने आप 90 हो जाता है, तो ये कहलाती है लंब रेखाएं। तीसरी परिभाषा आपसे पूछी है वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त के केंद्र से
वृत्त के कोई भी बिंदु तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यानी आपको पता है वृत्त बनाना हो तो आप कोरे कागज़ पर एक बिंदु लेते हो, उस बिंदु से निश्चित दूरी पर पेंसिल रख के हम उसको परिकर को घुमाते हैं तो हमारा वृत्त बनता है। तो ये जो निश्चित दूरी पर प्रत्येक बिंदु जो है उस बिंदु को हम वृत्त कहते हैं। तो मध्य बिंदु से यानी केंद्र से उस बिंदु तक की दूरी वो कहलाती है त्रिज्या। और एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं कैसी होती है? एक समान। कैसी? एक समान। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8। तो ये प्रश्न प्रायिकता से पूछा गया है और 10वीं कक्षा में आपके लिए जो प्रायिकता का चैप्टर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि स्टैंडर्ड परीक्षा आप देना चाहते हो गणित की तो वहाँ पर कम गुणभार है इसका, और बेसिक देना चाहते हो तो वहाँ पर ज़्यादा गुणभार है। ठीक है, अब कम गुणभार, ज़्यादा गुणभार, बेसिक, स्टैंडर्ड ये सब क्या है तो उसकी जानकारी के लिए आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिलेगी, वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न 8। तो उसमें 2 सिक्के 500 बार उछाला जाए ऐसी आपको रकम दी है और कहा गया है कि वहाँ पर हमें छाप जो है वो 2 बार मिले, ऐसा 105 बार हुआ। 1 बार छाप मिले तो मित्रों हमने यहाँ 2 सिक्के लिए, पहले सिक्के पे छाप आए अथवा दूसरे सिक्के पर छाप आए, तो हमें दोनों ध्यान में लेना है। तो यहाँ पर 275 बार ऐसा होता है और एक भी छाप ना आए, मतलब दोनों टेल आए, तो ऐसा 120 बार होता है। ठीक है, तो इसकी संभावना, इसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। अब आपको पता है प्रायिकता का सूत्र क्या है। तो हमें जो परिणाम दिया है वो परिणाम के प्रयत्न कितने हैं, वो प्रयत्नों की संख्या, और वो परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें कुल प्रयत्न कितने करने पड़े वो संख्या। तो इन दोनों का हमें अनुपात लेना है, उसे हम प्रायिकता कहते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि 2 बार छाप आए, तो 2 बार छाप आए ऐसे परिणाम 105 है और कुल परिणाम 500 है। तो इसको हम सरल करते हैं तो 21/100 ये इसकी प्रायिकता बनती है। 1 बार छाप आए तो ऐसे परिणाम 275 है, कुल परिणाम 500 है। हल करते हैं सॉरी फ्रेंड्स, तो 11/100 ये प्रायिकता बनती है। और 1 बार भी संभावना ना आए यानी छाप ना आए इसकी संभावना, तो वो है 120 बार बट्टे 500, तो 6/25। हमेशा याद रखना जो संभावना है वो 0 या 0 से बड़ी और कितनी होती है तो 1 जितनी, इसके बीच में कोई भी मान लो ए आया और कहाँ तक जाएगी तो 1 तक जाएगी, तो संभावना ज़्यादा से ज़्यादा 1 और कम से कम 0। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। तो ये जो प्रश्न दिया है यहाँ आपको 0.9999 उसके बाद 3 बिंदी, इसका मतलब है कि ये 9 अनंत बार है। तो ये कैसा स्वरूप हो गया? अनंत आवृत्त स्वरूप हो गया। इसको हमें P/Q यानी दशमलव रूप में प्राप्त करना है, दशमलव से हमें सममेय रूप में, परिमेय रूप में ले जाना है और उत्तर की सत्यार्थता की चर्चा करनी है। तो सबसे पहले तो हम ये जो रकम दी है 0.9999, कितने 9 है हमें पता है नहीं, तो उसके लिए हम x मान लेते हैं। अब देखो मैं x को 10 से गुणा करूँगा तो सामने भी 10 से गुणा होगा, तो जो पॉइंट है दशमलव है वो खिसक कर राइट साइड में चला जाएगा। तो 10x बराबर 9.9999, यहाँ गलती से बिंदी लिखना रह गया, 3 बिंदी आएगी, कंटिन्यू जा रहा है। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में जो 10x है उसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, परंतु जो राइट साइड में 9.9999 हुआ है तो उसको हम अलग कर लेते हैं। पॉइंट के आगे वाला 9, वो 9 अलग हो गया, तो पीछे वाला जो है वो 0.9999 हो गया। ये बेसिक नियम है मित्रों, आपको पता है कि 10 प्लस 0.25 का जोड़ करते हो तो जवाब आता है 10.25 बराबर। हम यहाँ इसका उल्टा करते हैं कि 10.25 के टुकड़े करो तो 10 प्लस 0.25, तो हमने 9.99999 इनका टुकड़ा किया है और वो हुआ 9 प्लस 0.99999। अब आपको पता है कि जो 0.9999 है इसकी वैल्यू हमने क्या ली है x, तो वो वैल्यू आप यहाँ लेकर के आओ तो 9 प्लस x। अब आप ध्यान से देखो तो x को यहाँ ले जाओ सामने तो माइनस हो जाएगा, तो 9x माइनस हो गया है
हमें मिला है 9x। अब 9 को सामने से वापस यहाँ लाओ तो x बराबर 9 के हर में 9, यानी ये हुआ x बराबर 1। ये क्या हो गया? x बराबर 1। तो 1 के हर में 1 हुआ। ठीक है, तो हमारा ये जो उत्तर है 1 के हर में 1, फाइनल आंसर इसका आता है 1। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान में देनी है। अब आगे का प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 कि बहुपद x की 3 घात प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को नीचे दिए गए भाजक के द्वारा भाग करना है और शेषफल ज्ञात करना है। तो आपको अलग अलग भाजक दिए हैं, बहुपद आपका एक ही रहेगा, x की 3 घात प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब आपको पहली रकम दी है x प्लस 1, इसके द्वारा भाग करना है। तो बेसिक नियम क्या है कि x को सूत्रकर्ता बनाओ, बाकी सारी वैल्यू सामने ले जाओ और वही सारी वैल्यू डाल करके बहुपद के अंदर x की जगह पर वो वैल्यू डालो और हल करो। तो यहाँ जवाब आता है 0, मतलब शेष हो गई 0। दूसरा आपको रकम दिया है 5 प्लस 2x। तो मैंने अभी कहा कि x को सूत्रकर्ता बनाओ, x बराबर -5/2। अब जहाँ जहाँ भी आपको x दिखता है बहुपद में, वहाँ 5/2 की वैल्यू डालो और इसको हल करो। तो -5/2 की 3 घात गुणे 3 और 5/2 की 2 घात प्लस 3 गुणे 5/2 प्लस 1। इसको हल करते हैं तो हर में 4 4 2 ऐसा मिलता है। तो हमें लसा लेना पड़ेगा। लसा लेने के लिए पहले 2 को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर में ऑलरेडी 4 है। तीसरे पद के पास 2 है तो इसे हम 2 से गुणा करेंगे ताकि नीचे 4 हो जाए। आखिरी वाले पद के पास कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो उसको भी हम 4 से गुणा करेंगे तो वहाँ भी 4 हो गया। अब ऊपर अंश में हमें जो आंकड़े मिलते हैं उन सब का जोड़ घटाव जो भी होता है वो भागु जोग के हिसाब से हम करेंगे। तो हमें वहाँ पर जवाब मिलता है आखिर में -76/4। अब इसका भाग चल सकता है तो इसका जवाब आता है -19, यानी शेषफल बचेगा आपका -19। अब उसके बाद आपको दिया है वैल्यू x। तो x के बराबर डायरेक्ट 0 लेकर चल सकते हो। x का x से भाग करोगे तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा आपका? 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1। नेक्स्ट प्रश्न है AC बराबर BC हो, ऐसा बिंदु C बिंदु A तथा B के बीच आया है, तो सिद्ध कीजिए AC बराबर 1/2 AB। और ये बात आपको आकृति बनाकर स्पष्ट करनी है। तो हम सबसे पहले जो चीज़ हमें दी है उनका इस्तेमाल करेंगे और उसकी आकृति बनाएंगे। तो AC बराबर BC ऐसा दिया है, तो ये हो गया हमारा AC और ये हो गया BC। तो ओवरऑल बन गया हमारा AB। राइट, यहाँ थोड़ा लिखने में गलती हो गई है फ्रेंड्स, AB बराबर BC लिखा गया है, हकीकत में AC बराबर BC आएगा। अब AC प्लस BC है, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि AC प्लस AC, थोड़ी यहाँ फ्रेंड्स लिखने में गड़बड़ी हो गई है। ओके, कोई बात नहीं, हम यहाँ बाजू में फिर से लिख देते हैं। हमारे पास सूचना क्या है कि सूचना ये है AC बराबर BC। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ AC जोड़ते हैं। तो AC प्लस AC इज इक्वल टू BC प्लस AC, ऐसा होगा। यहाँ गलती से BC आ गया है। अब आपको पता है AC प्लस AC यानी 2AC और BC प्लस AC, ये रहा आपका BC, ये रहा AC, वो हो गया AB। राइट, अब ये 2 मुझे नहीं चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 से भाग करना पड़ेगा। तो यूक्लिड के जो नियम है उसके अनुसार दोनों तरफ क्रिया समान रूप से होगी। तो यहाँ मैं 2 से भाग करता हूँ तो इधर भी 2 से भाग करना है, तो ये 2 क्या हो गया? कैंसल। तो साबित हो जाता है AC बराबर 1/2 AB, जो आपको साबित करना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न 12 है कि किसी एक संख्या को यादृच्छिक रूप से 2400 परिवार को पसंद किया है, बराबर, और वो परिवार के पास वाहन है कि नहीं है उसका सर्वेक्षण किया, उसकी आय को ध्यान में रखा, यह आपकी पूरी रकम है। अब आपको ज्ञात क्या करना है? तो मासिक आय 10,000 से 13,000 हो और उनके पास 2 वाहन हो। तो आपको दोनों शर्तें ध्यान में लेनी है। अब देखो 10,000 से 13,000, तो ये वाली लाइन क्लियर आपको दिख रही है, उसमें 2 वाहन, यानी वो संख्या हो गई 29 परिवार। कितने हो गए? 29। तो टोटल परिवार है 2400,
यहाँ पर, तो प्रायिकता के सूत्र के अनुसार ऊपर आएगा 29, नीचे आएगा 2400। सेम उसी प्रकार मासिक आय 16,000 से अधिक हो और उनके पास मात्र एक वाहन हो, तो ऐसी संख्या है 579, कुल संख्या है 2400। ओके, तो ये इसकी संभावना हो गई। उसके बाद है मासिक आय 7,000 से कम हो तथा उनके पास एक भी वाहन ना हो, तो ऐसी संख्या है 10 और कुल संख्या है 2400। इसकी प्रायिकता हो जाती है 1/240। तो ये आपके आंसर है। नेक्स्ट आखिरी प्रश्न है हमारा कि एक से अधिक वाहन ना हो, तो एक से अधिक ना हो, बराबर, ऐसे 2062 परिवार है जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, यानी एक है या तो जीरो है। क्या है? एक वाहन है या तो जीरो है, तो ऐसा है 2062 परिवार। नीचे है 2400, भाग चलेगा 1031/1200। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका एकम कसौटी का ये सॉल्यूशन पूरा होता है। आशा रखता हूँ कि ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लगेगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और विज्ञान विषय के वीडियोस भी हिंदी मीडियम के इसी चैनल पर उपलब्ध है, तो आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए और सब्सक्राइबर करवाइए। थैंक यू वेरी मच।